डेली पीसीजी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने अभ्यास प्रश्न में आप सभी से पूछा था, पुथूर जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प थे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केरला। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की एक उच्च स्तरीय टीम ने पुथूर जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया। इस दौरान टीम ने एशिया के अपनी तरह के इस बड़े जूलॉजिकल पार्क के चल रहे कामकाज की समीक्षा की। पुथूर जूलॉजिकल पार्क केरल में स्थित है। इस जूलॉजिकल पार्क का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है और इसका पारिस्थितिकी तंत्र जानवरों के लिए बहुत अनुकूल है। इसे देश का पहला डिजाइनर चिड़ियाघर माना जाता है। पार्क का लेआउट प्रमुख चिड़ियाघर डिजाइनर और लैंडस्केप आर्किटेक्ट जॉन कोए द्वारा तैयार किया गया है। इसे लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 350 एकड़ में विकसित किया गया है। इसमें लाए गए पहले जानवर बाघ थे। इस पार्क को अगले साल की शुरुआत तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा इस पार्क को पीची बांध और बैक वाटर से जोड़ने वाला एक पर्यटक गलियारा बनाने की भी योजना है। तो ये रही बात अभ्यास प्रश्न की और उससे जुड़े उत्तर की। अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड के सवालों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विकल्प है 75वां, 80वां, 81वां या फिर 73वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 80वां। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 80वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 87वीं थी। बता दें कि रैंकिंग में सुधार के बाद भारत को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले राष्ट्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के विशेष डेटा पर आधारित होती है। इसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया था और इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल है। विश्व रैंकिंग की अगर बात करें तो इस इंडेक्स में 5 साल तक शीर्ष पर रहने वाला देश जापान अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है, जिसकी जगह अब सिंगापुर ने ले ली है। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन है तथा तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। अगला सवाल है, फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प है 1990, 1991, 1995 या फिर 1996। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1991। फुटबॉल का प्रसिद्ध फीफा महिला विश्व कप 2023 शुरू हो गया है। इस अवसर पर गूगल ने भी डूडल बनाकर विश्व कप के उद्घाटन को चिन्हित किया। इस विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। इस वर्ष इस विश्व कप का यह 9वां संस्करण है। यह पहली बार है जब महासागरीय देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही पहली बार इस कार्यक्रम की सह मेजबानी भी की जा रही है। इसमें पहली बार कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप के बारे में। शुरुआत 1991 में। यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। फीफा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन है। अंग्रेजी में इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल कहा जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 15 जून, 20 जुलाई, 25 अगस्त या फिर 30 सितंबर। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 20 जुलाई। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1969 में पहली बार इंसान के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की उपलब्धि में के सम्मान में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। दरअसल अपोलो 11 चंद्र मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च हुआ था, जबकि इसने चंद्रमा पर लैंडिंग 20 जुलाई को की थी। इस मिशन के तहत 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। इस मिशन की सफलता ने चंद्रमा की खोज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि चिन्हित की थी और भविष्य के अनुसंधान और खोज का मार्ग प्रशस्त किया था। गौरतलब है कि वर्तमान में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूनूसा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1958 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर एक छोटी विशेषज्ञ इकाई के रूप में की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से
कॉलेजियम प्रणाली संबंधित है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में बॉम्बे, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 4 अधिवक्ताओं की पदोन्नति की सिफारिश की है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक मंच के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली के विकास की अगर बात करें तो चूंकि संविधान कहता है कि न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ परामर्श आवश्यक है, इसलिए कॉलेजियम मॉडल विकसित हुआ। इसकी उत्पत्ति 3 निर्णयों की श्रृंखला में हुई है, जिन्हें अब 3 न्यायाधीशों के मामले के रूप में एक साथ जोड़ दिया गया है। इन 3 मामलों ने स्थापित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता होगी। यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के तबादलों के लिए सरकार को सिफारिशें करता है। मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। अगला सवाल है, किस राज्य में श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है? विकल्प है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु। दरअसल एक आरटीआई से हाल ही में पता चला है कि वन विभाग ने थेनी में मेघामलाई डिवीजन के श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व यानी SMTR में 12 अवैध, अनाधिकृत या गैर मान्यता प्राप्त रिसोर्ट्स की पहचान की है। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में स्थान यह तमिलनाडु के थेनी, विरुधुनगर और मदुरै जिलों में फैला हुआ है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। SMTR भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य और तमिलनाडु का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। इसका गठन फरवरी 2021 में ग्रिजल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर किया गया था। यह केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के दक्षिणी कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करेगा। SMTR वैगई नदी के प्राथमिक जलग्रहण क्षेत्र मेघामलाई को सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे नदी में जलस्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों, शुष्क पर्णपाती और नम मिश्रित पर्णपाती लकड़ियों और घास के मैदानों का मिश्रण है। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी तहर, गौर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, सांभर हिरण, जंगली सुअर, शाही नीलगिरी लंगूर, शेर पूंछ वाला मकाक आदि जीव जंतु हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सवाल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस है 1960, 1961, 1965 या फिर 1966। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1961। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में 1 सितंबर 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना की गई। NCERT नीतियों, अधिनियमों और सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। NCERT ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों 1968 से 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NCERT शिक्षकों, शिक्षाविदों और काउंसलरों के लिए नवीन और आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करता है। परिषद द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और अन्य शिक्षण सामग्री ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करने में मदद की है। यह भारत में एक अनूठा संस्थान है जो शोध कार्य, कुशल शैक्षिक पेशेवरों को प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने जैसे कार्य करता है। NCERT की प्रमुख घटक इकाइयां हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी NIE नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIET नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान यानी PSSCIVE भोपाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और उमियम मेघालय में 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अगला सवाल है, किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ? ऑप्शंस है 2009, 2010, 2005 या 2001। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2009। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया, जिसने
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की विशेषताएं। राइट टू एजुकेशन अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। धारा 12(1)(c) में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। यह छात्र शिक्षक अनुपात, भवन और बुनियादी ढांचा, स्कूली कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए कार्यावधि से संबंधित मानदंडों और मानकों का प्रावधान करता है। यह अधिनियम गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है। यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को क्या प्रदान करती है? ऑप्शंस है आय और अवसर, समानता और अवसर, न्याय और रोजगार या फिर आय और रोजगार। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी समानता और अवसर। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना शामिल है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांसीसी आदर्श वाक्यों से अपनाया गया था। अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अमित वर्मा, चंद्रकिशोर, राकेश पाल या फिर सचिन शर्मा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।